Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है आर्मी के एक नौजवान कैप्टन की। नाम है संदीप तोमर और साल है 2013। संदीप तोमर एक नौजवान आर्मी ऑफिसर था और उसका ताल्लुक था उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और 2013 की जब मैं बात आपको बता रहा हूं, तब संदीप तोमर की पोस्टिंग थी पंजाब के अबोहर ज़िले में। अबोहर में आर्मी कैंटोनमेंट है, वहाँ पर कैप्टन संदीप तोमर तैनात थे। और इसी तैनाती के दौरान, अबोहर में रहने के दौरान, कैप्टन की शादी हुई श्वेता सिंह नाम की एक लड़की से। नई नई शादी हुई, खुशहाल ज़िंदगी थी। पत्नी को अपने साथ अबोहर कैंट लेकर गए। वहाँ पर उनके पास क्वार्टर था, आर्मी क्वार्टर, और ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब शादी के ठीक 5 महीने बाद कैप्टन की पत्नी श्वेता सिंह की रहस्यमयी परिस्थितियों में अपने ही घर में, यानी कैप्टन संदीप तोमर के क्वार्टर में मृत्यु। कैप्टन संदीप तोमर ने पुलिस को जानकारी दी और ये बताया कि मेरी पत्नी ने गले में फंदा लगा लिया था और इससे उसकी जान चली गई। सीन ऑफ क्राइम को देखकर पहली नज़र में कुछ ऐसा लगा भी, लेकिन मामले की तफ्तीश तो होनी थी क्योंकि एक सस्पिशियस डेथ का मामला था, संदिग्ध मौत का मामला था। तो पुलिस ने केस रजिस्टर किया, छानबीन शुरू हुई और श्वेता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो कुछ ऐसे एविडेंसेस भी सामने आ गए जिससे पता चला कि ये मौत जो है वो खुद किए गए मौत के फैसले का मामला नहीं है, यानी श्वेता सिंह ने खुद को खत्म नहीं किया था। इसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में मर्डर का केस रजिस्टर किया। जांच आगे बढ़ी, तफ्तीश चलती रही और एक एक कर पुलिस ने कई सारे सबूत जुटाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चला और अगले ही साल यानी 2014 में कैप्टन संदीप तोमर को अपनी बीवी के कत्ल के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। कैप्टन संदीप तोमर इसी के साथ गिरफ्तार भी हो गए और आर्मी की नौकरी से उसे बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद तोमर को जेल भेज दिया गया और वो पंजाब के फिरोजपुर जेल में सड़ता रहा। इस जेल में उसने तकरीबन 5 सालों का वक्त गुजारा। 5 साल बाद 2019 में कैप्टन संदीप तोमर को जमानत मिली। अब हालांकि संदीप तोमर को कैप्टन कहना सही नहीं है क्योंकि उसे नौकरी से निकाला जा चुका है और इल्ज़ाम भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि कत्ल का है। तो संदीप तोमर को कोर्ट से ज़मानत मिल गई, हाई कोर्ट से ज़मानत मिली। उसने हाई कोर्ट में ही अपील की थी और ख़ुद को बेगुनाह बताते हुए अपने केस की दोबारा जो है उसे लेकर हाई कोर्ट में फरियाद की थी। हाई कोर्ट इस केस को सुन रहा था और कोर्ट ने इसी दौरान संदीप तोमर को ज़मानत दी। इसके बाद 2019 से 20, 21, 22, 2022 में इस मामले में हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया और हाई कोर्ट का फैसला भी लोअर कोर्ट के फैसले से अलग नहीं था। हाई कोर्ट ने भी श्वेता सिंह की मौत के मामले में, पत्नी की मौत के मामले में संदीप तोमर को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की जो सज़ा दी गई थी उसे बरकरार रखा। जाहिर है जब सज़ा सुना दी गई, पहले तो ज़मानत मिली थी, लेकिन सज़ा जब सुना दी गई तो जो मुजरिम है उसका ये फ़र्ज़ है कि वो खुद को कानून के हवाले करे, या तो पुलिस के सामने या कोर्ट में वो सरेंडर करे और फिर जेल जाए। आगे उसके पास फिर से अपील की गुंजाइश बनती है, बचती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन संदीप तोमर जो है 2019 में ज़मानत मिलने के बाद ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। संदीप का कोई पता नहीं चला। अब जो पंजाब की पुलिस है, स्पेशली फाजिल्का की पुलिस, वो संदीप तोमर को ढूंढती रही। दिन महीने गुजरते रहे लेकिन संदीप तोमर का कुछ भी पता नहीं चला
अब उधर जो पीड़ित परिवार था, यानी श्वेता सिंह के परिवार के जो लोग थे, वो बहुत परेशान थे। उन्हें ये लग रहा था कि एक तो उनकी बेटी की हत्या हो गई, ऊपर से जो पति है उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वो फरार हो गया है और अपनी ज़िंदगी सही से जी रहा है, जबकि उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो दुख, तकलीफ और गुस्सा उनके मन में सब कुछ था। श्वेता के जो पिता हैं, उनका नाम है राम नरेश। उन्होंने फिर से हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया साल 2024 में, और दरवाज़ा खटखटा कर उन्होंने पंजाब पुलिस को भी एक पार्टी बनाया और कहा कि मेरा जो फॉर्मर सन इन लॉ है, यानी जो पूर्व दामाद है, उसने बेटी की हत्या कर दी और उसे हाईकोर्ट से भी सज़ा हो गई, लेकिन वो फरार है, जेल में नहीं है। तो ये कैसी सज़ा है और ये कैसी विडंबना है? क्या यही इंसाफ है? हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? तो बहुत ही दर्द भरी फरियाद राम नरेश ने अपनी बेटी के कत्ल के मामले में हाईकोर्ट में दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और इसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को नोटिस जारी किया और नोटिस जारी कर पंजाब के डीजीपी से ये कहा कि वो एफिडेविट दाखिल करें और ये बताएं कि उन्होंने फरार मुजरिम संदीप तोमर की गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या क्या एफर्ट किए हैं, क्या क्या उन्होंने जतन किए हैं। अब जब ये बात कही हाईकोर्ट ने, तो पुलिस ने फिर इस मामले को गंभीरता से लिया। जाहिर है, जब इस तरह का नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से आ जाए तो पुलिस को भी जवाब देना पड़ता है, और अगर कोई एफर्ट नहीं किया होगा तो जवाब देना भारी भी पड़ जाएगा। तो पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और फाजिल्का के जो एसएसपी हैं, उन्होंने एसपी इन्वेस्टिगेशन की अगुवाई में इस मामले की जांच के लिए अलग से एक ख़ास टीम बना दी और इस टीम को काम दिया कि वो ज़मीन हो या आसमान, कहीं से भी हो, संदीप तोमर को ढूंढ कर लाए, उसे गिरफ्तार करे और अदालत की चौखट पर पेश करे। जो टीम लगी थी और जिस टीम का काम था संदीप तोमर को ढूंढना, उस टीम ने बहुत प्रोफेशनली इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। सबसे पहले इस टीम ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से संपर्क किया। ये हमारे देश की एक यूनिट है, एक इकाई है, जिसके पास बहुत सारे इस तरह के इंफॉर्मेशंस होते हैं, और ये जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ कदम से कदम मिलाकर, या कह सकते हैं कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। तो ग्रिड से पुलिस ने ये पूछा कि एक आदमी है जिसका नाम है संदीप तोमर, और इस आदमी के बारे में जो भी जानकारी पुलिस के पास थी, पुलिस ने वो सारी जानकारी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से संपर्क किया और कहा कि इस आदमी का पैन कार्ड हमें चाहिए। तो पैन कार्ड का नंबर पुलिस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से हासिल करना चाहती थी। तो जो यूनिट है सरकार की, उसने इस मामले को ट्रैक करने में एक कामयाब कदम उठाया और पैन कार्ड के बारे में सटीक जानकारी फाजिल्का पुलिस को मिल गई। अब फाजिल्का पुलिस को आरोपी का पैन नंबर मिल चुका था, आरोपी नहीं, दोषी। पुलिस ने यह पैन नंबर लिया और इसे लेकर देश के जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और जितने नेशनलाइज्ड या सरकारी बैंक हैं, उनको फाजिल्का पुलिस ने इस पैन नंबर के साथ चिट्ठी लिखी और ये बताया कि इस पैन नंबर के साथ आपकी शाखाओं में पूरे देश भर में क्या कहीं पर भी कोई अकाउंट चल रहा है, एक्टिवेट है, और अगर वह अकाउंट चल रहा है तो उस अकाउंट का ओनर कौन है, उसकी लोकेशन क्या है, उस अकाउंट में रीसेंट एक्टिविटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दें। अब जब ये चिट्ठी अलग अलग बैंक्स को भेजी गई तो सारे बैंक्स ने अपने सिस्टम में इस पैन नंबर को डाला और ये सर्च करना शुरू किया कि क्या उनके यहाँ कोई अकाउंट इस पैन नंबर के साथ लिंक्ड है क्या। इस एक्सरसाइज का बहुत ही सकारात्मक नतीजा सामने आया। प्राइवेट सेक्टर के एक बैंक ने ये कंफर्म किया कि हाँ, उनके बैंक की एक शाखा में इस पैन नंबर से एसोसिएटेड, इस पैन नंबर से लिंक्ड एक आदमी का अकाउंट चल रहा है। अब जब ये पता चला तो पुलिस ने पूछा कि आप बताएं कि वो अकाउंट कहाँ पर चल रहा है, उस आदमी का डिटेल हमें दे। तो बैंक से पता चला कि मध्य प्रदेश में एक ज़िला है पंधुरना,
पता नहीं, मैं इस ज़िले का नाम मैंने पहले नहीं सुना है, तो अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, मध्य प्रदेश के जो हमारे दर्शक हैं प्लीज़ बताएं। तो ये जो पंधुरना है, यहाँ पर इस शहर में, इस ज़िले में, इस पैन नंबर के साथ एक अकाउंट लिंक्ड है, इस बात की जानकारी मिलती है। और साथ ही ये भी पता चलता है कि सिर्फ अकाउंट लिंक्ड ही नहीं है, बल्कि इस अकाउंट में एक प्राइवेट कंपनी से, जो कि काफ़ी नामी कंपनी है, उससे हर महीने सैलरी भी आती है। यानी ये एक सैलरी अकाउंट है। इससे ये बात तकरीबन क्लियर हो गई कि संदीप तोमर जो था, जो पुलिस की नज़र में, कानून की नज़र में फरार था, वो मध्य प्रदेश में ही रह रहा था, पंधुरना में। और अपने पैन अकाउंट के साथ उसने सैलरी अकाउंट खुलवा रखा था, पैन नंबर के साथ लिंक्ड करके, और उसी सैलरी अकाउंट में वो ठीक ठाक सैलरी भी हर महीने ड्रॉ करता था। अब जब इतनी जानकारी मिल गई तो पुलिस ने फिर उसके मोबाइल फ़ोन की डिटेल निकाली, सीडीआर। लेकिन सीडीआर से उसके वेयरअबाउट्स का, लोकेशन का तो पता चला, लेकिन उसका पिन पॉइंट लोकेशन क्या है ये पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि बगैर पिन पॉइंट लोकेशन के किसी आदमी को आखिर पुलिस कैसे पकड़ेगी। तो पुलिस के लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क था कि उसका पिन पॉइंट लोकेशन पुलिस पता करती। अब फाजिल्का पुलिस की एक टीम ने पंधुरना पुलिस की टीम को ये सारी जानकारी दे दी, और पंधुरना पुलिस की टीम से मदद मांगी कि इस आदमी को लोकेट करने में हमारी मदद कीजिए। और खुद फाजिल्का पुलिस की टीम भी जो है वो पंजाब से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई। और वहाँ रवाना होने के बाद पुलिस ने ये देखा कि जो बैंक अकाउंट है, उस अकाउंट की जब पुलिस ने जांच की तो उसमें ट्रांजैक्शंस तो थे, लेकिन एक ट्रांजैक्शन ऐसा था जो हर महीने होता था, और वो ट्रांजैक्शन था एक एलपीजी सिलेंडर के डीलर के साथ। असल में संदीप तोमर जो है वो एलपीजी सिलेंडर लेता था, कस्टमर था भारत गैस का, और भारत गैस की जो एजेंसी थी पंधुरना में, वहाँ से वो हर महीने अपने लिए सिलेंडर लिया करता था, हर महीने उसको पे भी किया करता था। ऐसे में पुलिस को लगा कि हो सकता है कि गैस एजेंसी वालों से अगर कांटेक्ट किया जाए तो इस आदमी की लोकेशन या एड्रेस के बारे में सटीक जानकारी मिले, क्योंकि सिलेंडर अगर डिलीवर होता है तो घर के एड्रेस पर ही होता होगा। अब पुलिस की टीम सीधे पहुंचती है भारत गैस एजेंसी में, और वहां जाकर संदीप तोमर के बारे में जो भी डिटेल या जानकारी है वो फर्निश करती है और कहती है कि इस आदमी का लोकेशन हमें बताएं, एड्रेस हमें बताएं। सटीक जानकारी मिलती है, एड्रेस मिल जाती है, और इसके बाद पुलिस की टीम संदीप तोमर के घर पर छापेमारी करती है और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसने काफ़ी हद तक अपनी आइडेंटिटी कंसील कर रखी थी, अपने साथ कुछ और नाम वो कैरी करता था, यानी संदीप तोमर जो मूल नाम था वो तो था ही, कुछ एक और नाम जो है वो लोगों को बताया करता था। जो ऑफिशियल नाम था वो कुछ और था, दुनिया की नज़रों में उसने अपना नाम कुछ और रख लिया था। उसने अपनी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, एक फरार आसामी वो है कत्ल के मामले में, ये सारी जानकारी उसने छुपा रखी थी। एक प्राइवेट कंपनी में उसने किसी तरह से नौकरी हासिल की थी और ठीक ठाक नौकरी कर रहा था, और हैंडसम सैलरी जो है वो हर महीने लेता था। उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि उसने अपनी तरफ से तमाम इंतज़ामात किए थे। लेकिन एक तो पैन नंबर जो पुराना था उसी पैन नंबर का इस्तेमाल करना, पहचान छिपाने की कोशिश करने के बावजूद उस पैन नंबर के ज़रिए बैंक अकाउंट खुलवाना, उससे पैन नंबर को लिंक करना, और फिर गैस एजेंसी से हर महीने उसी अकाउंट से सिलेंडर बुक करने के बाद ट्रांजैक्शन करना, ये कुछ ऐसे टेक्निकल डिटेल्स थे, या ये कह सकते हैं कि ऐसे कुछ डिजिटल फुटप्रिंट्स थे जिसके बारे में फाजिल्का की पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए पता लगा लिया और आखिरकार इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अब 2026 में इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसे अब फिर से अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से इसे आजीवन कारावास की बाकी की सज़ा काटने के लिए जेल भेज दिया गया है। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें आर्मी का एक फॉर्मर कैप्टन जो कि अपनी बीवी का कातिल है, वो पुलिस और अदालत की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया था, लेकिन आखिरकार पुलिस के ही बहुत पेशेवर इन्वेस्टिगेशन की वजह से, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन की वजह से उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। इस पूरी कहानी पर
आपका नज़रिया क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रीवियस स्टोरी जो मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली का एक बिजनेसमैन वो कत्ल की वारदात का शिकार बन गया सिर्फ इसलिए कि उसने एक ऐसी चीज़ पहनी थी जिसे देखकर कातिल उसके दुश्मन बन गए। ये बहुत ही चौंकाने वाली स्टोरी है। अगर आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स जो हैं मैं पढ़ता हूँ। मनोज कसारे ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली जो है वो क्रिमिनल का अड्डा है, मर्डर, रॉबरी, तमाम अपराध वहाँ होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में क्राइम रेट काफ़ी हाई है और उसकी भी कुछ वजह है। एक तो ये नेशनल कैपिटल है, बहुत डेंस पॉपुलेटेड है, आबादी बहुत घनी है और ऊपर से एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जिसके साथ कई अलग अलग राज्य लगते हैं, अलग अलग जगह से बॉर्डर्स जो है अलग अलग राज्य को जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, थोड़ा और आगे चले जाएं तो फिर पंजाब है, ये सब सराउंडिंग एरियाज़ हैं और इसके अलावा राजस्थान भी पास में है। तो दिल्ली बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है। इसका नतीजा या असर ये होता है कि दिल्ली में अपराध करके कई बार अपराधी जो है वो बॉर्डर पार करके किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं और आपको पता है कि इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन तो पुलिस के बीच आपस में अभी भी है नहीं। कोशिश ज़रूर की जाती है, पुलिस की एक टीम दूसरे राज्य में जाकर छापेमारी करती है और उस राज्य की जो पुलिस टीम है वो कई बार पुलिस वालों को भी गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह के केसेस भी होते हैं। तो जहाँ तालमेल की भी कमी हो वहाँ अपराधी इस तरह की टोपोग्राफिक लोकेशन का फ़ायदा उठाते हैं। दीपक राव ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि इन बेंगलुरु द मोबाइल थेफ्ट्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। उन्होंने बेंगलुरु के बारे में ये जानकारी दी और बताया है कि वहाँ पर मोबाइल चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। सचिन जगन्नाथ ने कमेंट किया है और कहा है कि सर थोड़ा ज़ोर से बोलिए, आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो चलिए, आज तो मेरे हिसाब से मैंने अपना पिच हाई ही रखा है। रिकी सलारिया ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि 100% सही बोला सर आपने। ये किस बात पर सही बोला, ये अगर आप उस स्टोरी को सुनेंगे तो शायद वो बात काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। निर्मल कुमार ने भी कमेंट किया है, इन्होंने जो मृतक है उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया है। सारंग चौहान हमारे रेगुलर लिसनर हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और उन्होंने कहा है कि आज आप थोड़े परेशान से लग रहे हो, भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ और मन की शांति दे। थैंक यू वेरी मच। आप जैसे शुभचिंतक अगर साथ हों तो फिर इंसान की ज़िंदगी में खुशी और शांति की कोई कमी नहीं होती है, वो दोनों मेरी ज़िंदगी में है। थैंक यू वेरी मच। ब्रिजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है। एक बात बताऊं, मतलब आपने जो बात छेड़ी उससे रिलेटेड मैं कुछ सोच रहा था, बल्कि अक्सर मैं सोचता हूं, अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं है, कानूनी लड़ाई वो किसी से नहीं लड़ रहा है, घर परिवार में सारे लोगों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, कोई भयानक बीमारी नहीं है, तो समझिए कि उस आदमी से खुशकिस्मत कोई और नहीं है। देखिए, रुपए पैसों की कमी, हसरतों का अधूरा रह जाना, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन इंसान टूट तब जाता है जब घर में कोई मेंबर जो है वो ज़्यादा बीमार हो जाए। जिस परिवार के लोगों को अस्पताल के चक्कर लगते हैं ना, वो परिवार जो है बिल्कुल खोखला हो जाता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से लोग थक जाते हैं। अपनों का ख्याल रखते रखते एक लेवल ऐसा आता है कि इंसान जो है उसको और खींच नहीं पाता, बहुत तकलीफदेह स्थिति होती है। तो इसीलिए भगवान हर इंसान को, हर परिवार को बीमारी से बचाए और केस मुकदमों से बचाए, किसी से दुश्मनी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कड़वाहट ना हो, तो बाकी ज़िंदगी में और क्या चाहिए, बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। एनीवे, आपने जो बातें कही ना कि आपको मन की शांति और खुशियाँ मिले, उसे सुनकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और मैं अक्सर मुझे जो कुछ भी हासिल है उसके लिए ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जगदीश चांडेकरा जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इंद्रसेन मौर्य का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो कहा है वो मेरी स्टोरी से रिलेटेड एक कमेंट है, वो कमेंट मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता हूँ। उससे जो प्रीवियस स्टोरी है, अगर आप लोग वो देखना चाहेंगे तो उस स्टोरी के सारे फैक्ट्स जो है शायद पहले ही डिस्क्लोज्ड हो जाए, इसीलिए। लेकिन उन्होंने जो कमेंट किया है उस कमेंट से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। रीता छेत्री ने भी कमेंट किया है, उन्होंने वेरी सैड लिखा है। अंजना बैनर्जी का कमेंट है और इन्होंने कहा है कि आप इतने डिटेल में बताते हो कि कुछ अलग ज्ञान मिलता है, धन्यवाद, इन्होंने कहा है। थैंक यू वेरी मच अंजना जी। और इसके अलावा रंजन आनंद ने कमेंट किया है, दीदारुल बापू का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत। ऋषभ मिश्रा का कमेंट है और इसके अलावा रंजन डी कामले का कमेंट है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है,
फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।